Hello everybody. So I would like to welcome you on our channel Engineers Guru. So today we would have a new discussion on soil liquefaction and quicksand condition. So let us begin our concept centric series on soil liquefaction and quicksand condition. तो इस दोनों में ना कुछ सिमिलैरिटीज़ है और कुछ डिफरेंसेस है. सो मैं पहले ना इन दोनों प्रोसेस को डिटेल में बताता हूं. दोनों ही फिनोमिना सैंड से रिलेटेड है. सबसे पहले बेटा मैं क्विक सैंड कंडीशन के बारे में बताना चाहूंगा. व्हाट इज क्विक सैंड कंडीशन? तो थोड़ा सा ना हम क्विक सैंड कंडीशन को डिटेल में समझते हैं. लेट अस अंडरस्टैंड दिस क्विक सैंड कंडीशन इन डिटेल फर्स्ट. तो थोड़ा सा हम क्विक सैंड कंडीशन को पहले डिटेल में समझते हैं. लेट मी कंसिडर दैट वी हैव अ सॉइल सैंपल लाइक दिस, है ना. एक सॉइल सैंपल है हमारे एक सिलेंडर में. एक सॉइल सैंपल है. वी हैव अ सॉइल सैंपल इन अ सिलेंडर. क्लियर है? देखो एक सिलेंडर है जिसमें हमारे पास एक सॉइल सैंपल. वी हैव अ सॉइल सैंपल हियर इन द सिलेंडर. इस तरीके से मैं सॉइल को दिखाता हूं और इस तरीके से मैं वाटर टेबल को दिखाऊंगा. ये तो आपको पता ही है. तो ऐसे ट्राइंगल से हम वाटर टेबल दिखाते हैं, इस तरीके से हम सॉइल सरफेस दिखाते हैं. मान लो लेंथ ऑफ दिस सॉइल सरफेस या सॉइल इज h1 या h एंड ये वाटर टेबल की हाइट मान लो h1 है. गॉट माय पॉइंट? यहां पर है ना एक अपवर्ड सीपेज हो रहा है. इस सॉइल में से एक अपवर्ड सीपेज हो रहा है. मैं एक इंश्योर कर रहा हूं कि यहां पे क्या हो, एक अपवर्ड डायरेक्शन में सीपेज हो रहा है. देखो पानी जो है इस सॉइल के थ्रू अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है ना. हमने इसको ऐसे किसी सोर्स से कनेक्ट कर रखा है जिससे पानी जो है इस सॉइल मास के थ्रू अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है. ये मेरा सॉइल मास है. ये मेरा पूरा का पूरा क्या है? दिस इज माय सॉइल मास हियर. गॉट माय पॉइंट? इसका सीपेज हेड कितना है वो हम पीजोमीटर लगा के पता लगाएंगे. तो मैंने ना बेटा यहां पे एक पीजोमीटर लगाया. आई अटैच्ड अ पीजोमीटर हियर. मैंने ना देखो यहां पे पीजोमीटर लगाया तो मुझे पता चला कि इसमें हेड कितना ज्यादा है. देखो मैंने दो जगह पीजोमीटर लगाए. एक तो पीजोमीटर मैंने नीचे लगा दिया और एक पीजोमीटर इधर लगाया. दीज टू आर पीजोमीटर्स जिसके हेल्प से हम पानी का प्रेशर हेड पता लगाते. तो जो एक टॉप सरफेस के ऊपर पीजोमीटर लगाओगे तो उसमें पाओगे कि वाटर का राइज जो है अप टू द वाटर टेबल हुआ. मतलब इसके बियॉन्ड तो कोई लॉस होना नहीं है. पानी जब पानी में फ्लो करता है तो कोई लॉस नहीं होता. लॉस हैपेंस व्हेन वाटर फ्लोज थ्रू अ परवियस मीडियम एंड इन आवर केस द परवियस मीडियम इज द सॉइल. सो भाई जब पानी सॉइल के थ्रू फ्लो कर रहा है तो उसमें देखो इतना हेड लॉस हो रहा है. यहां पे पीजोमीटर लगाया तो देखो इसमें ये राइज है. दिस इज द राइज इन दिस पीजोमीटर. दिस इज द राइज इन द पीजोमीटर. मान लो ये राइज जो है इट इज HL. So HL is the head loss here. Head loss in the soil. HL क्या है बेटा? HL is the head loss. अगर मैं यहां पर एक पॉइंट मान लू, इफ आई कंसिडर अ पॉइंट हियर, मान लो मैंने एक पॉइंट माना यहां पे, इस पॉइंट को नाम दे दिया A. A पर अगर मैं इफेक्टिव स्ट्रेस निकालता हूं फॉर अपवर्ड सीपेज कंडीशन, ये आपको ऑलरेडी पता है. कैसे निकालोगे इफेक्टिव स्ट्रेस को? कैसे लिखोगे? इफेक्टिव स्ट्रेस सिग्मा A बार इज इक्वल टू व्हाट? सबमर्ज्ड यूनिट वेट ऑफ द सॉइल, that is gamma submerged into H. That is effective stress when there was no flow condition. No flow condition में effective stress यही तो होता है, gamma submerged into H. अब देखो जब अपवर्ड सीपेज होता है तो कांटेक्ट का लॉस होता है जिससे इफेक्टिव स्ट्रेस की वैल्यू क्या है? कम होती है. कितने से कम होती है? हेड लॉस दैट इज येट टू ऑकर बियॉन्ड दैट पॉइंट इनटू गामा डब्ल्यू. सो माइनस HL गामा डब्ल्यू कर दूंगा क्या? ये मेरा क्या है? इफेक्टिव स्ट्रेस अंडर नो सीपेज. जब कोई सीपेज नहीं हो रहा, जब हाइड्रोस्टैटिक कंडीशन है तब का इफेक्टिव स्ट्रेस है. और ये क्या है? मेरा सीपेज प्रेशर. दिस इज दिस HL गामा डब्ल्यू हियर व्हाट यू आर सीइंग इज नथिंग बट माय सीपेज प्रेशर. ये क्या है बेटा? सीपेज प्रेशर. और अपवर्ड सीपेज के कंडीशन में HL क्या है? यहां पे हेड लॉस दैट इज येट टू ऑकर beyond the point A. Got my point? This is HL, that is head loss, that is yet to occur beyond the point A. क्लियर है? बहुत सिंपल था ये तो कोई खास बात नहीं है. ये भी आप समझ गए. अब देखो क्विक सैंड कब होगा? मान लो अगर ये सीपेज हेड बहुत ज्यादा हो जाए. अगर यहां पर सीपेज हेड बहुत ज्यादा होगा
तो हो सकता है ये इफेक्टिव स्ट्रेस की वैल्यू क्या है, 0 हो जाए। तो जब ये इफेक्टिव स्ट्रेस 0 होगा उस समय मेरा सीपेज हेड क्या होगा, देख लेते हैं। देखो यहां पे एक हाइड्रोलिक ग्रेडियंट भी डिफाइंड है, आई इज माई हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट को कैसे डिफाइन किया जाता है, दैट इज हेड लॉस पर यूनिट लेंथ ऑफ फ्लो। तो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट आई इज इक्वल टू क्या, हेड लॉस अपॉन में एच। दिस इज माई हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, आई इज इक्वल टू क्या, हेड लॉस, और कितने लेंथ में हो रहा है वो, एच लेंथ में। तो इसी को क्या बोलते थे हम लोग, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। अब देखिए क्विक सैंड कंडीशन के लिए मैं क्या बोलना चाहता हूं, व्हाट आई वांट टू से रिगार्डिंग द क्विक सैंड कंडीशन। अगर मैंने सीपेज हेड बढ़ाया, सीपेज प्रेशर बढ़ाया, such that if sigma a bar becomes 0, that is effective stress at A becomes 0. This implies effective stress at A क्या है, gamma submerged into H minus HL gamma W. This becomes equal to 0. This implies my HL by H will come out to be how much, gamma submerged upon में gamma W. देखो यही आ रहा है। गामा सबमर्ज्ड को क्या लिख सकते हो, गामा सबमर्ज्ड इज नथिंग बट GS माइनस 1 अपॉन 1 प्लस E इंटू गामा W अपॉन में गामा W। तो इसी क्वांटिटी को हम बोल रहे हैं, गामा W कैंसिल हो जाएगा, इसी क्वांटिटी को बोल रहे हैं हम ICR, दैट इज द क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। देयरफॉर ICR क्या आ गया, GS माइनस 1 अपॉन 1 प्लस E। ये तो बेटा मेरा I हो गया था ना, ये मेरा I है, देखो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट HL बाय H की वैल्यू ये आ गई, एंड दिस बिकम्स इक्वल टू ICR. That is the property of soil. It will depend upon the GS of the soil and void ratio E. ICR क्या है, ICR is critical hydraulic gradient. So बेटा देखो आप देख सकते हो कि अगर फ्लो मेरा क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट पे हो रहा है तो soil such as sand will lose all its shear strength because effective stress becomes 0. ये इफेक्टिव स्ट्रेस हर एक जगह 0 हो जाएगा। मैंने पॉइंट ए पे निकाला है इफेक्टिव स्ट्रेस 0, बट आप किसी भी पॉइंट पे निकालोगे ना सॉइल मास पे इफेक्टिव स्ट्रेस 0 ही आएगा, क्योंकि हर जगह मेरा हाइड्रोलिक ग्रेडियंट कांस्टेंट है, दैट इज ICR। सो इतने ग्रेडियंट पे हमारा सॉइल क्या है, अपनी शेयर स्ट्रेंथ लूज कर जाएगा, क्योंकि इफेक्टिव स्ट्रेस उसमें क्या है, 0 हो गया। इफेक्टिव स्ट्रेस 0 पे केवल सैंड ही अपनी शेयर स्ट्रेंथ लूज करती है, क्ले नहीं करती, क्योंकि क्ले में कुछ कोहेशन भी होता है, इसीलिए इसको क्विक सैंड कंडीशन बोला जाता है, बिकॉज दिस टाइप ऑफ कंडीशन इज पॉसिबल ओनली इन द केस ऑफ सैंड्स। क्लियर। तो GS की वैल्यू क्या है, GS इज ऑलमोस्ट इक्वल टू, देखो सॉइल के लिए GS 2.6 से 2.7 के बीच में होता है, एंड जो हमारा वॉइड रेशियो इट इज जनरली बिटवीन 0.5 से 0.7। देयरफॉर अगर इन वैल्यूज को यहां डालोगे तो ICR कम्स आउट टू बी नियर टू 1। सो जनरली सैंड्स के लिए हमारा क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट क्या है, 1 के आसपास होता है। तो क्विक सैंड कंडीशन क्या है, तो मैं इसको स्टेटमेंट में भी लिख सकता हूं। सो व्हेन अपवर्ड फ्लो इज हैपनिंग, व्हेन अपवर्ड फ्लो is taking place at critical hydraulic gradient। तो इस कारण से हो रहा है at critical hydraulic gradient, soil such as sand, critical hydraulic gradient is ICR, soil such as sand, soil such as sand loses all its shear strength, loses all its shear strength, because effective stress is 0 हो गया है, loses all its shear strength because effective stress becomes 0, because my effective stress sigma bar becomes 0। इसी फिनोमिना को हम बोलते हैं, दिस कंडीशन इज कॉल्ड क्विक सैंड कंडीशन। इसका एक और नाम भी है, इसको बॉइलिंग सैंड कंडीशन भी बोला जाता है। दिस कंडीशन इज कॉल्ड क्विक सैंड कंडीशन और बॉइलिंग सैंड कंडीशन। इसको कभी कभी हम सैंड बॉइलिंग या बॉइलिंग सैंड कंडीशन भी बोल देते हैं, वन एंड द
सेम थिंग। इसको क्विक सैंड कंडीशन भी बोल सकते हो आप और बॉइलिंग सैंड कंडीशन भी बोल सकते हो, क्योंकि सरफेस ऑफ द सॉइल विल अपीयर एज इफ इट्स बॉइलिंग। जब पानी ऊपर आएगा तो पानी ऊपर आते आते कुछ बबल्स बनाएगा एंड द बबल्स विल स्प्रेड आउट ऑन द सरफेस ऑफ द सॉइल। तो सरफेस ऑफ द सॉइल ऐसा लगेगा कि भाई वो बॉयल हो रहा है, बट एक्चुअली में कोई बॉइलिंग नहीं हो रही है। तो अगर आप किसी ऐसे सॉइल के ऊपर खड़े हो गए तो आप तो नीचे धंसते चले जाओगे, क्योंकि देखो आप बैठे हो, कैसे बैठे हो, जब आपको नॉर्मल रिएक्शन मिल रहा है, या मैं यहाँ खड़ा हूँ तभी पॉसिबल है जब ग्राउंड से मुझे नॉर्मल रिएक्शन मिल रहा है, एंड दैट नॉर्मल रिएक्शन इज गेटिंग ट्रांसफर्ड थ्रू इंटरमॉलिक्यूलर या इंटरग्रैनुलर कॉन्टैक्ट फोर्स। और यहाँ पे भी तो बेटा इफेक्टिव स्ट्रेस जीरो ही, मतलब कॉन्टैक्ट स्ट्रेसेस जीरो है। मतलब कि अगर हम ऐसी सॉइल पे खड़े हो गए या कोई स्ट्रक्चर हमारी ऐसी सॉइल पे है तो इट विल सेटल डाउन, इट विल लीड टू फेलियर। Got my point? So इफेक्टिव स्ट्रेस जीरो का मतलब shear strength जीरो हो गया है। सॉइल विल बिहेव लाइक अ लिक्विड, क्योंकि उसमें कोई shear strength नहीं है। तो ऐसी सॉइल पर अगर आप चलने की कोशिश करोगे तो आप डूब जाओगे। सो दिस इज द क्विक सैंड कंडीशन। और ये किस कारण से हो रहा है? इट इज हैपनिंग ड्यू टू अपवर्ड सीपेज एट क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, क्योंकि अपवर्ड सीपेज जब भी होता है तो सॉइल का इफेक्टिव स्ट्रेस कम होता है। अगर मैं सीपेज हेड बढ़ा दूंगा तो इफेक्टिव स्ट्रेस जीरो भी हो सकता है। जब इफेक्टिव स्ट्रेस जीरो होगा तो सैंड का shear स्ट्रेंथ खत्म और फिर जो है उसमें हो जाएगी एक क्विक सैंड कंडीशन। तो ये था हमारा क्विक सैंड कंडीशन। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज सॉइल लिक्विफैक्शन। अब मैं सॉइल लिक्विफैक्शन बता देता हूं, आप इसको नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। नाउ लेट अस सी सॉइल लिक्विफैक्शन इन डिटेल। उसको समझने से पहले ना मैं आपको लूज सैंड और डेंस सैंड के बारे में कुछ बातें बताना चाहता हूं। देखो क्या बातें बता रहा हूं, बोर्ड पे ध्यान दो। अगर मैं वॉइड रेशियो वर्सेस एक्सियल स्ट्रेन की बात करूं, ये रिजल्ट ऑफ सीडी टेस्ट है। ये शेयरिंग स्टेज में जब एक्सियल स्ट्रेन आता है तब उस समय आप वॉइड रेशियो का वेरिएशन क्या देखेंगे। दिस इज द एक्सियल स्ट्रेन ड्यूरिंग द शेयरिंग स्टेज, दैट इज द सेकेंड स्टेज ऑफ ट्राइएक्सियल टेस्टिंग, उसकी बातचीत हो रही है। तो सेकेंड स्टेज ऑफ ट्राइएक्सियल टेस्टिंग में कन्फाइनिंग स्ट्रेस कांस्टेंट होता है, आप केवल डेविएटर स्ट्रेस लगाते हो और इस डेविएटर स्ट्रेस से क्या डेवलप होगा, अलग अलग प्लेन्स पे शियर स्ट्रेस डेवलप होना चालू हो जाएगा। तो देखो यहीं से मेरा डिस्कशन चालू होगा, यहीं से हमारा डिस्कशन स्टार्ट होता है। बोर्ड पे ध्यान दो। अगर मैं लूज सैंड की बात करूं तो लूज सैंड किस टाइप का बिहेवियर शो करेगी, लूज सैंड किस टाइप का बिहेवियर शो करेगी। तो लूज सैंड के केस में आप देखोगे कि ड्यूरिंग द सेकेंड स्टेज, दैट इज विथ इंक्रीज इन द एक्सियल स्ट्रेन, व्हाट विल हैपन, द वॉइड रेशियो, ये वॉइड रेशियो मेरा, द वॉइड रेशियो विल कीप ऑन डिक्रीजिंग। तो ये मेरा वॉइड रेशियो वर्सेस मैं एक्सियल स्ट्रेन का कर्व बना रहा हूं। तो इस सॉइल में देखोगे लगातार मेरा वॉइड रेशियो क्या है, कम होते चले जाता है। और अगर डेंस सैंड में देखोगे तो डेंस सैंड में शियरिंग स्टेज में एक्सपेंशन होने की टेंडेंसी है। तो अगर शियरिंग स्टेज में डेंस सैंड को स्टडी किया जाए तो वॉइड रेशियो का वेरिएशन देखो कुछ ऐसा मिलेगा। वॉइड रेशियो पहले थोड़ा कम होता है, फिर शियरिंग के कारण इट विल एक्सपैंड। और वो किसको अप्रोच कर रहे हैं, दे आर अप्रोचिंग अ स्टेबल वैल्यू दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज ECR। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ECR। इसी स्टेबल वैल्यू को बोलते हैं ECR। सो डेंस सैंड और लूज सैंड इस ECR को अप्रोच करते हैं ड्यूरिंग फेलियर। सो फेलियर के टाइम में ये दोनों किसको अप्रोच कर रहे हैं, ECR को, दैट इज अ स्टेबल वैल्यू। अगर मेरा लूज सैंड है तो उसकी E की वैल्यू ECR से ज्यादा होगी और डेंस सैंड है तो E की वैल्यू ECR से कम होगी। एंड द ECR इज फंक्शन ऑफ कन्फाइनिंग स्ट्रेस। अगर कन्फाइनिंग स्ट्रेस चेंज होगा तभी ECR चेंज होगा, नहीं तो नहीं होगा। और सेकेंड स्टेज में मेरा ECR क्या है, ECR कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि हमारा कन्फाइनिंग प्रेशर कांस्टेंट होता है इन द सेकेंड स्टेज ऑफ ट्राइएक्सियल टेस्टिंग। इस ECR को बोला जाता है बेटा क्रिटिकल वॉइड रेशियो। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, क्रिटिकल वॉइड रेशियो। तो यहां से बात समझ में आ रही है आपको। तो इससे हमें समझ में आया कि अगर ECR से ज्यादा है तो सॉइल कैसी है, सॉइल इज लूज सैंड। सिमिलरली अगर ECR से कम है तो इट इज डेंस सैंड। तो इट इज व्हाट, डेंस सैंड। ये तो समझ में आ गया मुझे। तो मतलब लूज सैंड में कॉम्प्रेशन की टेंडेंसी है, कॉन्ट्रैक्शन की टेंडेंसी, वेयरएज डेंस सैंड में एक्सपैंड होने की टेंडेंसी है ड्यूरिंग द शियरिंग स्टेज। तो अगर अनड्रेन्ड कंडीशन प्रिवेल कर जाए, अगर मेरी अनड्रेन्ड कंडीशन प्रिवेल करे, अगर मैं
सैचुरेटेड कंडीशन में है सैंड और हम पानी को निकलने ना दे, तो ये होगा मेरा अनड्रेन्ड कंडीशन. इफ अनड्रेन्ड कंडीशन प्रिवेल्स, व्हाट विल हैपन? अगर हम पानी को निकलने ना दे, डेंस सैंड में क्या होगा और लूज सैंड में क्या होगा? फॉर लूज सैंड एंड फॉर डेंस सैंड क्या होगा? फॉर लूज सैंड देयर विल बी अ पॉजिटिव एक्सेस पोर वाटर प्रेशर, एक पॉजिटिव एक्सेस पोर वाटर प्रेशर डेवलप करेगा. एंड फॉर डेंस सैंड वी विल हैव अ नेगेटिव एक्सेस पोर वाटर प्रेशर. डेंस सैंड में आप देखोगे देयर वुड बी अ नेगेटिव एक्सेस पोर वाटर प्रेशर. सो लूज सैंड में एक पॉजिटिव एक्सेस पोर वाटर प्रेशर डेवलप करेगा और डेंस सैंड में एक नेगेटिव एक्सेस पोर वाटर प्रेशर डेवलप करेगा. क्यों? क्योंकि देखो लूज सैंड अगर एक सैचुरेटेड लूज सैंड है तो शियरिंग स्टेज में हम देख रहे हैं उसकी कॉम्प्रेशन होने की टेंडेंसी है. वो कॉम्प्रेस तभी हो पाएगी जब वॉइड के अंदर से पानी बाहर निकले. तो लूज सैंड में क्या होगा? लूज सैंड में क्या टेंडेंसी है? लूज सैंड में पानी की टेंडेंसी है वॉइड से बाहर आने की. पानी देखो वॉइड से बाहर तभी आएगा जब वॉइड के अंदर पानी का प्रेशर ज्यादा हो. पानी को निकलने नहीं दे रहे तो वॉइड के अंदर वाले पानी का प्रेशर बढ़ जाएगा, तो एक पॉजिटिव एक्सेस पोर वाटर प्रेशर डेवलप करेगा. वेरेज अगर मैं डेंस सैंड की बात करूं, तो उसमें आप क्या देखोगे? अगर मैं एक डेंस सैंड की बात करूं तो शियरिंग स्टेज में वॉल्यूम एक्सपेंशन की टेंडेंसी, शियरिंग स्टेज में वॉइड रेशियो बढ़ने की टेंडेंसी है. शियरिंग स्टेज में वी विल सी द इंक्रीज इन द वॉइड रेशियो, और ये वॉइड रेशियो तभी बढ़ पाएगा जब पानी अंदर आएगा. तो पानी के अंदर आने की टेंडेंसी हो गई है ना. तो डेंस सैंड में यू विल सी दैट वाटर हैव अ टेंडेंसी टू कम इनसाइड द सॉइल वॉइड्स, और ये पानी अंदर तभी आ पाएगा जब सॉइल वॉइड के अंदर एक सक्शन डेवलप हो गया, मतलब एक नेगेटिव एक्सेस पोर वाटर प्रेशर डेवलप हुआ है. सो नेगेटिव एक्सेस पोर वाटर प्रेशर का मतलब क्या है? एक सक्शन. और पॉजिटिव एक्सेस पोर वाटर प्रेशर का मतलब क्या है? पानी का प्रेशर अंदर ज्यादा है, पानी अंदर से बाहर आना चाहता है. गॉट माई पॉइंट? तो इस डिस्कशन से मुझे ये पता लगा कि डेंस सैंड में अगर अनड्रेन्ड कंडीशन होती है तो नेगेटिव एक्सेस पोर वाटर प्रेशर डेवलप करता है, और लूज सैंड में अगर अनड्रेन्ड कंडीशन होती है तो एक पॉजिटिव एक्सेस पोर वाटर प्रेशर डेवलप करता है. अब ये सॉइल लिक्विफैक्शन क्या है, अब ये समझाता हूं मैं. लेट अस सी नाउ द सॉइल लिक्विफैक्शन. ये सॉइल लिक्विफैक्शन क्या होता है? देखो अब हमें पता है इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होता है. इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होता है? दैट इज टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर. For loose saturated sand, ये केवल फिनोमिना लूज सैचुरेटेड सैंड में हो सकती है. इफ इफेक्टिव स्ट्रेस बिकम्स जीरो तो सॉइल विल लूज इट्स shear स्ट्रेंथ. इसी फिनोमिना को हम बोलते हैं सॉइल लिक्विफैक्शन. तो अगर देखो अनड्रेन्ड कंडीशन प्रिवेल करता है लूज सैचुरेटेड सैंड में, तो आपने देखा था पोर वाटर प्रेशर पॉजिटिव है, पोर वाटर प्रेशर बढ़ते चला जाएगा. तो एक पॉइंट आ सकता है जब पोर वाटर प्रेशर टोटल स्ट्रेस के बराबर हो जाए, उस समय इफेक्टिव स्ट्रेस की वैल्यू क्या होगी? जीरो. ये केवल लूज सैंड में ही हो सकता है, डेंस सैंड में नहीं होगा, क्योंकि डेंस सैंड के केस में अनड्रेन्ड कंडीशन में एक नेगेटिव एक्सेस पोर वाटर प्रेशर डेवलप करता है, और नेगेटिव एक्सेस पोर वाटर प्रेशर डेवलप करने से तो इफेक्टिव स्ट्रेस बढ़ेगा, घटेगा नहीं. So due to this negative excess pore water pressure, my effective stress will increase, it will not decrease. So loose saturated sand में ही हो सकता है ये phenomena, dense saturated sand में नहीं हो सकता. अब undrained condition कब prevail कर सकती है? Undrained condition का मतलब क्या है कि rate of loading is, undrained condition से क्या समझते हो आप? Undrained condition का मतलब क्या है? ये एक relative term है. It implies what? Rate of loading is greater than the rate of drainage of water या rate of dissipation of excess pore water pressure, rate of dissipation of excess pore water pressure. तो अगर मेरा rate of loading, rate of dissipation of excess pore water pressure से ज्यादा हो, तब सॉइल में एक अनड्रेन्ड कंडीशन प्रिवेल करती है, उसी के कारण वहां पे एक्सेस पोर वाटर प्रेशर आया. तो सैंड में ये अनड्रेन्ड कंडीशन प्रिवेल कब कर सकती है? व्हेन द रेट ऑफ लोडिंग इज वेरी वेरी हाई, दैट इज ड्यूरिंग अर्थक्वेक. बहुत
तेजी से वाइब्रेशन हो रहा है, फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इज वेरी लार्ज, पानी निकल ही नहीं पा रहा है इतनी जल्दी, तो पानी में क्या डेवलप हो जाएगा, एक एक्सेस पोर वाटर प्रेशर। या फिर पाइल ड्राइविंग के दौरान भी खूब सारा वाइब्रेशन होता है, या कोई एक्सप्लोसिव ब्लास्टिंग हो रही है, या वाइब्रेशन ऑफ मशीन फाउंडेशन के ऊपर। मशीन फाउंडेशन समझते हैं, जो फाउंडेशन मशीन्स के लिए बनाई गई है, तो जब मशीन ऑपरेट होती है तो बहुत सारा वाइब्रेशन होता है, तो इस वाइब्रेशन के कारण भी एक अनड्रेन्ड कंडीशन प्रिवेल हो सकती है इस सैचुरेटेड सैंड में। और अगर लूज सैचुरेटेड सैंड है तो उसमें इस एक्सेस पोर वाटर प्रेशर के डेवलपमेंट के कारण इफेक्टिव स्ट्रेस 0 हो जाएगा, जिससे सॉइल फिर से अपनी शेयर स्ट्रेंथ लूज कर जाएगी, इट विल लिक्विफाई। तो अगर कोई स्ट्रक्चर मेरे सॉइल के ऊपर है तो बेटा वो इस तरीके से फेल कर जाएगा। तो भूकंप आ रहा है, देख सकते हो आप, ये ब्रिज के पिलर धंस गए सॉइल में, रोड धंस गई है, बिल्डिंग टिल्ट हो गई है पूरी की पूरी, क्योंकि सॉइल लिक्विफाई हो गई, सॉइल ने अपनी शेयर स्ट्रेंथ लूज कर दी है। तो लिक्विफैक्शन का कारण भी इफेक्टिव स्ट्रेस 0 है, बट यहां पे इफेक्टिव स्ट्रेस 0 होने का कारण अलग है, इट इज ड्यू टू माय अनड्रेन्ड कंडीशन इन लूज सैचुरेटेड सैंड। वेयरएज क्विक सैंड कंडीशन में हमारा इफेक्टिव स्ट्रेस 0 हो रहा था, क्यों? क्योंकि हमारा अपवर्ड सीपेज होता था। तो लिक्विफैक्शन के बारे में भी कुछ लाइनें लिख देता हूं मैं। तो इन लूज सैचुरेटेड सैंड, इन लूज सैचुरेटेड सैंड, ये लूज सैचुरेटेड सैंड में ही हो सकती है अंडर अनड्रेन्ड कंडीशन, अंडर अनड्रेन्ड, ये अनड्रेन्ड कंडीशन वाला टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, ड्रेन्ड कंडीशन में ये नहीं होगा, अंडर अनड्रेन्ड कंडीशन, अंडर अनड्रेन्ड कंडीशन द स्ट्रेंथ वुड बी सिग्निफिकेंटली लेस, क्योंकि ड्यू टू मोबिलाइजेशन ऑफ द पॉजिटिव एक्सेस पोर वाटर प्रेशर, the strength would be significantly less. If the strength becomes 0, when the shear strength becomes almost 0, when the shear strength is almost 0, the condition is called what? Soil liquefaction. The condition is called, तो ये बेटा लूज सैंड में ही हो सकता है, ये डेंस सैंड में नहीं होने वाला है। क्यों नहीं होने वाला है, इसका रीजन समझ गए ना, क्योंकि डेंस सैंड में तो अनड्रेन्ड कंडीशन के टाइम में एक नेगेटिव एक्सेस पोर वाटर प्रेशर बिल्टअप होता है। अब क्या क्या रीजन हो सकता है हमारे सॉइल लिक्विफैक्शन का, ये अनड्रेन्ड कंडीशन, ये ईसीआर के बारे में बता ही दिया मैंने, और सॉइल लिक्विफैक्शन के बारे में बता दिया। नेक्स्ट, अब क्या क्या रीजन हो सकते हैं सॉइल लिक्विफैक्शन के, कब कब? ड्यूरिंग पाइल ड्राइविंग, जब आप किसी लूज सैचुरेटेड सैंड में पाइल को ड्राइव कर रहे हो, खूब सारा वाइब्रेशन होगा, उस कारण से सॉइल लिक्विफैक्शन हो सकता है, या ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ मशीन्स, मैंने समझाया, या ड्यू टू एक्सप्लोसिव ब्लास्टिंग, एंड लास्टली अर्थक्वेक शॉक। जब फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन बहुत ज्यादा होगा तभी हमारा एक्सेस पोर वाटर प्रेशर क्यूमुलेटिवली बढ़ेगा, लीडिंग टू अ सॉइल लिक्विफैक्शन सिचुएशन। फ्रीक्वेंसी ज्यादा होनी चाहिए, फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन अगर ज़्यादा नहीं होगी तब हो सकता है ये सॉइल लिक्विफैक्शन नहीं हो, क्योंकि अनड्रेन्ड कंडीशन फिर रिजल्ट नहीं करेगी। सो दिस इज ऑल अबाउट सॉइल लिक्विफैक्शन एंड क्विक सैंड कंडीशन। होपफुली आपके सारे डाउट्स रिगार्डिंग द सॉइल लिक्विफैक्शन एंड क्विक सैंड कंडीशन क्लियर हो गए। ऐसे और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। लास्ट आवर देयर इज आवर ऐप बाय द नेम इंजीनियर्स गुरु, जहां पर हमने खूब सारे कॉम्प्रिहेंसिव कोर्सेज फ्लोट कर रखे हैं आप लोगों के लिए इन सिविल इंजीनियरिंग एज वेल एज इन इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, जहां पर इसी तरीके से कंसेप्ट्स को काफ़ी डिटेल में पढ़ाया जाता है। ये हमारे ऐप का लिंक है, इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, और इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप का पार्ट बन सकते हैं, जहां पर आपको इन इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए जो है अनाउंसमेंट्स मिला करेंगी। नेक्स्ट इज थैंक्स अ लॉट फॉर योर पेशेंस, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।